हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइज़ दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ी 2 अगस्त है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और आज का कोटेशन बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है। आई होप आपको पसंद आएगा। आज का ये कोटेशन आपके लिए है। जाहिर तौर पर आप इन कोटेशंस का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं एग्जाम में, बिकॉज ये महात्मा गांधी जी के शब्द हैं। लेकिन ये आपके ऊपर कैसे फिट बैठते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप में से किसी को नेगेटिव फीलिंग आती है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि डेस्टिनी हमारा साथ नहीं दे रही है या फिर हमारी डेस्टिनी हमारा अच्छा नहीं चाह रही है, ऐसे में हमें हमेशा इस बात को याद कर लेना चाहिए कि क्या हमने अपनी डेस्टिनी को पॉजिटिव बनाने के लिए, अपने आप को अपनी ऊंचाई पर लेकर के जाने के लिए कोई एक्शन या कोई थॉट्स या कोई वर्ड्स लिए हैं या बोले हैं। तो उसके लिए कोटेशन देखिए क्या है। योर बिलीव बिकम योर थॉट्स। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आपकी जो आपकी जो भरोसा होता है, जो बिलीफ होती है, वो आपकी सोच में पहुंच जाती है। और जो आपके थॉट्स होते हैं वो आपके वर्ड्स बन जाते हैं। योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स, योर वर्ड्स बिकम योर एक्शन। आपके एक्शन में वो चीज़ें आने लग जाती हैं। ये बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा एग्जांपल है। आप जब भी देखेंगे आप अपने ऊपर लागू कीजिए, या आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनको आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जो लोग निगेटिव सोच रहे हैं वो निगेटिव ही बोल रहे हैं। उनके एक्शन में भी आपको निगेटिव चीज़ें ही दिखाई देंगी। लेकिन जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनके वर्ड्स भी पॉजिटिव आपको मिलेंगे और उनके एक्शंस में भी पॉजिटिव एक्शंस नजर आएंगे। योर एक्शन बिकम योर हैबिट, और वो धीरे धीरे आपकी आदतों में चला जाता है और फिर आपके जो हैबिट्स होते हैं वो आपके वैल्यूज़ बन जाते हैं। तो जाहिर तौर पर ये सारी जब पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी एक साथ, तो सब कुछ मिल करके आपकी डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं या आपके भाग्य को बनाते हैं या बदलते हैं, आप इसको जो भी कह सकते हैं। तो ये कोटेशन आपको ज़रूर याद रखना है। इसका यूज़ हम हर जगह पर कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग में कर सकते हैं, बिकॉज़ ये जो थॉट्स है ये बताता है कि हम कितनी अपॉर्चुनिटी का, कैसे हम आगे फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं और हम किसी भी चीज़ को बदलने की ताकत और क्षमता अपने अंदर रखते हैं। तो ऐसे जो आईएएस एस्पिरेंट्स होते हैं उनसे भी यही एक्सपेक्टेशन रहता है कि चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको एक ऐसा कंक्लूजन बताना है, आपको एक ऐसा ऑप्शन बताना है जिससे कि चीज़ें सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम का को सॉल्व करना एक यूनिक कला है जो कि आपके अंदर होना चाहिए। एक एस्पिरेंट से, एक एडमिनिस्ट्रेटर से यही उम्मीद की जाती है। ठीक है, जैसे कोटेशंस को आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। महात्मा जी गांधी जी के ये वर्ड्स हैं और मैंने आपको इधर बहुत सारे ऐसे कोटेशंस बताए हैं जो महात्मा गांधी जी के हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्या कुछ खास है डिस्कशन में, बता दूं आपको। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि एक तो हम बात करेंगे रिजर्वेशन के ऊपर। एज यू नो, रिजर्वेशन बहुत ही टेम्पटिंग सा टॉपिक होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसा कि आपको मालूम है, आज भारत में बहुत सारी चीज़ें रिजर्वेशन पर बेस्ड हो गई हैं, खास करके यहाँ की राजनीति, यहाँ का पॉलिटिक्स। तो क्या चीज़ें हैं, क्या राइटर यहाँ पर कह रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मंडल कमीशन ने क्या कहा है अपने रिपोर्ट में, और उसके बाद उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन रहा, क्या चीज़ें हुई, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दूसरा आर्टिकल होगा टास्क फोर्स ऑन द एज ऑफ मैरिज। एज ऑफ मैरिज को लेकर के एक टास्क फोर्स बनाया गया है और इस पर डिस्कशन चल रहा है कि अभी जो एट प्रेजेंट मैरिज का एज डिसाइडेड है 18 ईयर फॉर गर्ल एंड 21 ईयर फॉर बॉय और मेल, तो उसको क्या बदलना चाहिए। तो उसके लिए बातचीत चल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है एग्जाम के लिए। एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सामने एक के बाद एक नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। उन्हीं में से एक चैलेंज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया गया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई आंसर लिख भी रहा होगा, एक दो लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो, बट आई विल डेफिनेटली डू योर माई ड्यूटी। तो अगर आपको मन करे तो प्लीज़, मैंने एक बार कहा है कि क्वेश्चंस को एटलीस्ट आप लिख करके भी रखिए अपने पास, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये इवेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अभी जो हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं उसी में से आपको क्वेश्चन निकाल के दिया जा रहा है। और क्या होता है कि जब आपका एग्ज़ाम आता है तो आप बहुत दूर निकल चुके होते हैं। जैसे अभी हम लोग आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं अगस्त में। ठीक है, अगस्त का ये पूरा मुद्दा बना हुआ है। आपका मेंस का एग्ज़ाम अगर आप 2020 में दे रहे हैं तो वो हो रहा है जनवरी में, और अगर आप 2021 में दे रहे हैं तो अभी तो हम कुछ आइडिया लगा नहीं सकते, बट फिर भी अप्रॉक्सीमेट सितंबर अक्टूबर में होगा। तो आपको ये पिछले पुराने जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े ब्लर हो जाते हैं, आपके दिमाग में नहीं रहते। लेकिन क्वेश्चंस इन टॉपिक से उठा करके यूपीएससी पूछती है। आप चाहो तो पिछले साल का पेपर उठा करके देखिए, उसमें जो करंट हैं वो एक साल के पहले वाले करंट से टॉपिक्स लिए गए हैं। मतलब ओवरऑल वो हर एक सेक्शन को टच करती है। तो ऐसे में जब आपके पास क्वेश्चन का एक कलेक्शन होगा आपकी कॉपी में, आपने उसके पर आंसर्स लिखे हुए होंगे, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है वो।
और आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती टॉपिक्स का कलेक्शन निकालने में। आपको पता होता है कि ये टॉपिक न्यूज़ में था, यहाँ से क्वेश्चन आएगा और आप उस पर काम कर सकते हो, राइट। तो खैर ये एक सजेशन, अगर आप मानना चाहें तो बिल्कुल मान सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रोज़ की तरह दिया जा रहा है, और जैसे आपको याद होगा हम लोग मई के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभी जब 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा मई करंट अफेयर से, तो विल शिफ्ट टू द जून करंट अफेयर्स। इस बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और जो अगली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टॉपिक तो वही है, राइट। टॉपिक्स तो वहीं से आने वाले हैं, क्वेश्चन भी उसी तरीके के पूछे जाने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा सेशन, आपको बहुत ध्यान से उसको सुनना चाहिए। बैकग्राउंडर में हम लोग क्या क्या आज पता करेंगे, मंडल कमीशन के बारे में जानेंगे। बैकग्राउंडर में हम लोग ये भी देखेंगे कि रिजर्वेशन में कौन कौन सी कमेटी बनी, क्या क्या रिपोर्ट्स पहले पेश किए गए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन्फ्लेशन, मैरिज का एज, जस्टिस वर्मा कमेटी किस चीज़ पर है, क्या कहा है इन्होंने, और चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने के जो एक्ट्स हैं भारत में वो क्या क्या हैं, उसके बारे में हम बात। ओके, तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपको यहाँ पर एक जो नीचे लाइनिंग्स जा रही हैं उसमें आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का दिखाई दे रहा होगा मैसेज। तो ये IAS दरबार का अपना एप्लीकेशन है और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ क्लासेस फ्री भी दिखेंगी, मिलेंगी। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी कोर्स में ज्वाइन करने का मन हो तो आप एप्लीकेशन के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, या जो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप पता कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो उस एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में, और जब आपको ज़रूरत हो तो आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये सवाल है आंसर राइटिंग का। डू यू थिंक स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड मेकिंग एजुकेशन मैंडेटरी अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स कैन ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिजेस? तो इसके बारे में आपको बताना है, आपको डिस्कस करना है। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। और हमारा पहला आर्टिकल है मंडल मूवमेंट 30 ईयर्स ऑन। तो 30 साल पूरे हो गए हैं मंडल कमीशन ने जब अपना रिपोर्ट सौंपा था, यानी आज से 30 साल पीछे चले जाइए, 1990 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1990 में अपना रिपोर्ट इससे पहले पेश किया था मंडल कमीशन ने, लेकिन 1990 में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने का सोचा था, और तब बहुत बवाल उठा था। और अब इसलिए इसको 30 ईयर पूरे होने पर ये पूरा डिस्कशन डिबेट फिर से एक बार स्टार्ट हो गया है। तो जीएस पेपर 2 में आ जाएगा ये। और वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन की जब हम बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस बॉडीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इस पूरे डिस्कशन को जानने के लिए, खैर डिस्कशन में बहुत कुछ खास नहीं है, अगर आप आर्टिकल को पढ़ेंगे तो डिस्कशन में पॉलिटिकली चीज़ों को ज़्यादा लिखा गया है, बट हम आज उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हेल्प करेगा। हम कोई भी पॉलिटिकल इशूज़ को यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फैक्ट्स के ऊपर, और फैक्ट्स में आपको बता दूँ कि OBC के रिजर्वेशन को लेकर के अभी तक कितना काम हुआ है और कब से हुआ है। तो 1953 में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, 1953 जनवरी की बात है ये, और तब वहाँ पर एक फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई गई थी। तब नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, राइट। तब ये फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था, और ये याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके चेयरमैन कौन थे? काका कालेलकर। ठीक है, काका कालेलकर। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनकी अध्यक्षता में कौन सा कमीशन बनाया गया था, या किसके लिए कमीशन बनाया गया था। तो याद रखना है कि बैकवर्ड क्लास के लिए उनको क्या राइट्स दिए जाने चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए 1953 में ये फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन बनाई गई थी। और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया है 1955 में, यानी कि 2 साल के बाद इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई थी कि बैकवर्ड क्लासेस में किसको किसको लिया जाना चाहिए, कौन कौन आने चाहिए। हालांकि वो अलग बात है कि इस रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बैकवर्ड कमीशन कब बना? सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, ये बना 1979। ध्यान दीजिएगा, कितने सालों के बाद? एक बार बनता है 1953 में, और उसके बाद बनता है 1979 में, बहुत सालों के बाद। और इस समय में क्या था ये देख लेते हैं। इस समय में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, ठीक है। और इन्होंने चूज़ किया बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, टू हेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो जो ये इनके मतलब इनके मंडल जी के इसमें अध्यक्षता में ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिहार के, सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को बनाया गया, और इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया था 1980 में। ओके, तो सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, यानी कि जिसको आप मंडल कमीशन के नाम से जान रहे हैं, इन्होंने 1980 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया।
और मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी तब तक गिर चुकी थी। इंदिरा गांधी दोबारा से पावर में आ गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट किसी कमीशन को बनाई हुई होती है तो उनके द्वारा जो रिकमेंडेशंस आए होते हैं, उस कमीशन का जो प्रेजेंट रिपोर्ट होता है, उसको अगली गवर्नमेंट, अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट चुन करके आ गई है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करती है। अभी तक कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है जिसमें कि इम्प्लीमेंट किया गया हो। हाँ, थोड़ा बहुत तोड़ा मरोड़ा जाता है, दोबारा से वही सेम चीज़ अगर लोग बोल दें या दूसरी कमेटी बोल दी तो वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर देती है। तो सेम यहाँ पर भी वही हुआ था, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ उस समय में। उसके बाद कब होता है इसका इम्प्लीमेंटेशन? मंडल कमीशन की रिपोर्ट का जो 1980 में आया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है 1990 में, ध्यान दीजिएगा। तब प्रधानमंत्री बने थे वीपी सिंह साहब, और उन्होंने फिर पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उसको अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उस अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे वायलेंट प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गए कि ऑब्वियसली स्टूडेंट लेवल पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सामने आई, क्योंकि वहाँ पर 27% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी, जो मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन था। ठीक है, इसके बाद आगे चल करके इंदिरा साहनी केस आता है। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं। तो सीवियर अपोजिशन ऑन द इशू ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन रीच्ड द सुप्रीम कोर्ट 1992। 2 साल के बाद चीज़ें जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो इंदिरा साहनी केस बहुत फेमस केस माना जाता है बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन के लिए। तो यहाँ पर 92 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, और जो इंदिरा साहनी जजमेंट है या फिर मंडल केसेस में क्या कहा जाता है, that the Supreme Court upheld the 27% रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी। तो यहाँ पर ओबीसी के लिए जो 27% रिजर्वेशन देने की बात कही थी मंडल कमीशन ने, उसको कंटिन्यू रखा सुप्रीम कोर्ट ने, बट ऑल्सो स्टेटेड दैट द ओनली कास्ट वॉज नॉट एन इंडिकेटर। आप सिर्फ कास्ट को इसमें नहीं रखोगे कि ये ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो इनको हम ये आप इतना 27% का रिजर्वेशन दे देंगे। यहाँ पे जो इंडिकेटर होना चाहिए वो पूरी तरीके से सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस होना चाहिए। और आपको याद होगा ओबीसी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर ऐड होता है, जबकि जब हम एससी एसटी के रिजर्वेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्रीमी लेयर ऐड नहीं होता। यानी कि जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या 8 लाख से ऊपर की इनकम है, उनको क्रीमी लेयर में रखा जाता है जो ओबीसी के रिजर्वेशन है उसके दौरान। तो ये थोड़ा सा इसमें क्राइटेरिया को बदला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये कहा कि आप हर किसी को मतलब कास्ट के बेसिस पर नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो यहाँ पे एक्चुअली इकोनॉमिकली की बात नहीं की गई, सोशली और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बात कही गई, तो उसमें आप इनको देंगे रिजर्वेशन। और इसमें इन्होंने क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया है ओबीसी के केस में उसको ऐड कर दिया था। ठीक है, और अब चलते हैं आर्टिकल पर। ये तो मैंने अभी तक आपको बैकग्राउंडर बताया सारा कुछ। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल की। आर्टिकल में क्या कह रहे हैं राइटर का मानना है कि 30 साल अब हो चुके हैं, तो क्या ये जो कमीशन की रिपोर्ट आई थी अब हमें उसको भूल जाना चाहिए? ठीक है, अब ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। किस तरीके का साइलेंट रिवॉल्यूशन, ये आगे चल करके इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि जब से रिजर्वेशन की बात आती है तो बहुत बड़ा चेंज आता है पूरी सोसाइटी में। सोशो पॉलिटिकल चेंज जो होता है वो एक्चुअली में बहुत बड़ा होता है। इसमें एक जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो डिवीजन होता है वो और बढ़ने लग जाता है इसके बाद। एंड मंडल मूवमेंट वॉज प्राइमरली पॉलिटिकल। तो उस समय में ऐसा ऐसा लग रहा था कि ये जो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा केस है ये पूरा पॉलिटिकल बनने जा रहा है अब। और उसके बाद इस पॉलिटिकल मोमेंट को ही आगे कंटिन्यू करते हुए एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को इंश्योर किया जाता है, और 27% का जो कोटा है वो ओबीसी को दे दिया जाता है। अपर कास्ट इंस्टेंटली मोबिलाइज्ड। ऑब्वियसली इस बात से जो अपर कास्ट के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और वो इस रिफॉर्म के खिलाफ हो गए, क्योंकि उस समय में पब्लिक सेक्टर जो था यानी गवर्नमेंट जॉब जो थी वो बहुत बहुत बड़ी मानी जाती थी। इवन आज भी बहुत बड़ी मानी जाती है। जब तक कि हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं हुआ था, चीज़ें लिबरलाइज नहीं हुई थी, लेकिन आज भी आप देखिए तो जो गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ है वो अपना अलग क्रेज़ है, और गवर्नमेंट जॉब आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपर कास्ट के लोग जॉब में जब ये ऐड कर दिया गया रिजर्वेशन को तो उसके खिलाफ खड़े हो गए। और उसके बाद बहुत सारा सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिला पूरे भारतवर्ष में, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें पॉलिटिकल लेवल पर देखने को मिला। ठीक है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उनके तेवर बहुत ज़्यादा बदल गए। जो लोगों का वोट देने का तरीका था वो बदल गया, जो लोगों का वोट मांगने का तरीका था वो बदल गया। और एक एग्जांपल यहाँ पर देते हैं डाटा के तौर पर कि
उसके बाद ऐसा हुआ कि जो ओबीसी जो एमपीज़ थे और एमपी ओबीसी कैटेगरी से आते थे, उनकी संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। 84 के बाद 90s के दशक में अगर देखा जाए तो 20% तक, 11% से नंबर जो है वो बढ़ करके 20% पर पहुंच गया, ठीक है। और वहीं जो अपर कास्ट के लोग जो एमपी हुआ करते थे, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, उनकी जो संख्या है वो गिर गई, ड्रॉप हो गई 47% से ये कहाँ पहुँच गई तो 40% पर तक नीचे चली गई। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला। उसके बाद 2004 में देखें तो और ज़्यादा नीचे चला गया लोकसभा के इलेक्शन में, जब सीट्स देखे गए, यानी कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपर कास्ट से चुन कर के आए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो जो ओबीसी से चुन कर के आए हैं। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। तो आपको समझ में आ रहा है कि रिजर्वेशन किस चीज़ के लिए दिया गया था और उस रिजर्वेशन का ओवरऑल क्या क्या इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, किस तरीके से सोसाइटी में एक डिवीजन क्रिएट हुआ, किस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक कहीं ना कहीं हथियार साबित हुआ कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको और रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके की अपील्स होने लग गई। फर्स्ट ऑल पार्टीज़ इंक्लूडिंग कांग्रेस, तो जितने भी, ऐसा नहीं कि कोई भी एक पार्टी इस चीज़ से परे थी, बल्कि जितनी भी पार्टीज थी, चाहे वो कांग्रेस थी, वो बीजेपी या कोई भी गवर्नमेंट है, उन सभी लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पर अभी जो ओबीसी के वोट्स हैं उनको लिया जाना चाहिए। और एक तरीके से डिवीजन हो गया कि जो ओबीसी कैटेगरी के लोग थे वो ओबीसी को चुनने लग गए थे, उस तरफ वोटिंग्स होने लग गई थी। दूसरा, सेकेंड, द न्यू पब्लिक पॉलिसीज डिजाइन फॉर द ओबीसी वर इम्प्लीमेंटेड नॉट ओनली द पार्टीज रिप्रेजेंटिंग दैम बट ऑल्सो बाय द कांग्रेस। तो अलग अलग तरीके से अभी भी आप देख रहे हैं ना कि इसको बोलते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है, कि आप वोट को अपनी तरफ करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो वोट को अपनी तरफ लाने के लिए अगर आपको, जैसे इलेक्शन कमीशन ने अब सीधे तौर पर इसको प्रोहिबिट कर दिया है कि आप जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं। लेकिन उस समय की बात है जब ये रिजर्वेशन का मामला पूरा शुरू हुआ था, यानी कि 2004 में या उसके पहले थोड़ा उसके बाद, तो तब पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम था और इवन आज तक वो जो ये कास्ट बेसिस पर हो गया था। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के लिखी हैं कि बिहार और यूपी की बात करें तो वहाँ पर किसका डोमिनेंस है, कौन सी पार्टी और कौन सी कास्ट का डोमिनेंस है, इस तरीके। तो वो सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है, हमने उसको हटा दिया है। कुछ ये डाटा यहाँ पर पेश करते हैं स्पिन पर, यानी कि सोशल प्रोफाइल ऑफ द इंडिया नेशनल एंड प्रोविंशियल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इनका एक पूरा रिपोर्ट है। ये बताते हैं 2014 का ये डाटा है कि जो एमपी है टोटल परसेंटेज में अगर देखा जाए, फ्रॉम द अपर कास्ट रोज टू 45.5% on par with its representation in 1980s, whereas the share of OBC MPs dropped in 20%। ये है 2014 का डाटा। तो उसके पहले मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, वो प्रेजेंट गवर्नमेंट को टारगेट करके लिखते हैं। और इनका क्रक्स जो है वो ये है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है या प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अपर कास्ट को यहाँ पे फेवर कर रही है, और इसकी वजह से जो उनके सीट्स हैं अब वो बढ़ रहे हैं। ये कुछ एक सर्वे है जो इनको बता रहा है, ये बिल्कुल हमारे काम की नहीं है, इस सब चीज़ों को हमें नहीं लिखना है अपने आंसर में। यहाँ पे हम बात करें रिजर्वेशन की, और रिजर्वेशन में जो ये एक इंटेंशन यहाँ पर इंक्लूड हुआ है, इसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। सैचुरेशन पॉइंट वॉज रीच्ड, हाँ, बट ऐसा होता है जब ये वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू हुआ और स्टेट के साथ सेंटर सभी लोग अपने अपने इलेक्शंस में लोगों को ओबीसी कोटा को और बढ़ाने की बात करने लग गए, तो तब जाकर के जुडिशरी बीच में आती है। और जुडिशरी ने फिर ये क्लियर कर दिया कि आप अपने यहाँ पर टोटल जो ओवरऑल कोटा है उसको 49% से ज़्यादा नहीं कर सकते, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते हैं। तब जाकर के लोग ये कहना बंद कर दिए कि वोट फॉर मी यू विल गेट मोर रिजर्वेशन। इसके पहले क्या होता था कि लोग कहते थे कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको और रिजर्वेशन देंगे, हम इस परसेंटेज को और बढ़ा देंगे। लेकिन इसके बाद एटलीस्ट लोग ये कहना बंद कर चुके हैं अब कि आप हमें वोट दिए तो हम आपका रिजर्वेशन और बढ़ा देंगे। सेकेंड, सम जातीज विद इन द ओबीसी स्पेक्ट्रम बेनिफिटेड मोर। अब कुछ ऐसे कास्ट हैं, सब कास्ट हैं जिनको कि ओबीसी में ही ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है कहीं पर। जैसे आप देखिए एक प्रॉब्लम है ओबीसी में रिजर्वेशन के साथ कि स्टेट लेवल पर कुछ लोगों को मिल रहा होता है बेनिफिट, कुछ लोगों को सेंटर लेवल पर बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है। तो इस तरीके से कई सारे प्रॉब्लम्स हैं इनके आपस रिजर्वेशन में भी, ओबीसी में भी, जो जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है उसका एग्जैक्टली वो रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है उसका एक मतलब है, उसका एक गोल है। क्या हम उस गोल तक अचीव कर पा रहे हैं? क्या हम लोगों को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस से बाहर निकाल पा रहे हैं, या फिर हम उनको ही
हेल्प कर रहे हैं जो ऑलरेडी एडवांस कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर इस बात को समझना होगा, राइटर का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव है, बट हमें इसी एंगल सोचना है कि रिजर्वेशन को जिस चीज़ के लिए इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उस चीज़ पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आज जो ये पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स ने इस चीज़ को अपने अंदर ले लिया है कि आप रिजर्वेशन में जब आप मान लीजिए कोई अपर कास्ट को फेवर कर रहा है, कोई लोअर कास्ट को फेवर कर रहा है, कोई इस कम्युनिटी को फेवर कर रहा है, तो ये चीज़ जो है वो एक डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट ये मतलब है जो आपको समझना है। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है यहाँ पर वुमेन को लेकर के, और ये शालिनी नायर जी हैं जो लिख रही हैं आर्टिकल को, और ये आ जाएगा आपका रोल ऑफ वुमेन में, या पेपर 2 में भी आ जाएगा सोशल जस्टिस में, जब हम वल्नरेबल सेक्शन की बात करते हैं। तो कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स और पॉइंट्स इन्होंने कहे हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि क्या कहा इन्होंने। सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड मालूम होगा कि अभी मोदी जी ने अपने स्पीच में भी कहा कि जो मैरिज का एज है, जो लीगल एज ऑफ मैरिज है इस समय में, उसको अब बदलने की बात चल रही है, राइट। अब ये बात चल रही है क्या वुमेन के एज ऑफ मैरिज को 21 ईयर कर देना चाहिए। इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है, वो सारी चीज़ें पता करेंगी, चेक करेंगी क्या होना चाहिए, रूरल कम्युनिटी में क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पता करके ही आपके सामने रिपोर्ट्स आएंगी और फाइनल डिसीजन भी आएगा। लेकिन अब इस पे ऑब्वियसली डिबेट डिस्कशन जो है वो शुरू हो जाएंगी, क्या सही और क्या गलत है। तो राइटर का इनिशियली शुरुआत में ये मानना है कि अगर हम लड़कियों के ऊपर, वुमेन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कई बार ये देखा गया है कि जो एजुकेशन है वो बहुत मैटर करता है। कई बार लड़कियाँ पढ़ नहीं पाती हैं क्योंकि यहाँ पर हमने कंपलसरी एजुकेशन 18 ईयर्स तक नहीं किया हुआ है। जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन में आपने एजुकेशन को 18 ईयर्स तक एक्सटेंड नहीं किया है, 14 ईयर्स तक ही किया है। तो आप अगर एज ऑफ मैरिज को 18 ईयर्स से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और आपको अगर इसके पीछे का कारण ये लगता है कि इससे एजुकेशन बच्चों को ज़्यादा मिलेगा, लड़कियां ज़्यादा पढ़ पाएंगी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम 18 ईयर्स तक इस राइट टू एजुकेशन को एक्सटेंड करें कि इतने दिन तक लोगों को पढ़ाना ही होगा। एक सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंगली जो डाटा है वो जान लीजिए, 15-16 का ये डाटा है कि जो अर्ली मैरिजेस होते हैं उसका क्या ट्रेंड है, क्या सर्टेन ट्रेंड है। अगर हम रूरल वुमेन की बात करते हैं, रूरल एरिया में ऑब्वियसली लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन काउंटर पार्ट्स। या आपने भी देखा होगा अपने आसपास माहौल में कि जो लड़कियां शहरों में रहती हैं, जिनकी फैमिली शहरों में रहती है, उनके कंपेरेटिव जो रूरल एरिया में वुमेन हैं उनकी और लड़कियां हैं उनकी शादी जल्दी होती हैं। और इसके पीछे अलग अलग तरीके के कारण होते हैं। एक और चीज़ ये देखी गई कि वेल्थ इसके पीछे बहुत मैटर करता है, यानी कि जिसके पास प्रॉपर वेल्थ है, यानी कि एक संभ्रांत परिवार से हैं, तो उनमें फिर भी शादी लेट से होती है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनके यहाँ पर कि वेल्थ की प्रॉब्लम है, यानी कि इनकम बहुत अच्छा नहीं है। उसके बाद जो लड़कियाँ, जो वुमेन 11 ईयर्स तक अपने स्कूलिंग को कंप्लीट करती हैं, उनमें भी ये देखा गया है कि उनकी शादी देर से हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एजुकेशन को प्रोवाइड करें, कंपलसरी एजुकेशन उनको दें, तो यहाँ पर ये जो अभी डिस्पैरिटी है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, रैदर देन एक ब्लैंकेट लॉ को ला करके हम डिस्पैरिटी को कम करने की कोशिश करें। अगर आपको ये लगता है कि हम एज ऑफ मैरिज को आगे बढ़ा देते हैं, 21 साल कर देते हैं, और तब ये जो डिस्पैरिटी है वो कम हो जाएगी, लड़कियां भी ज़्यादा पढ़ने लग जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। वी हैव टू फोकस ऑन दैट पॉइंट वेयर इट इज़ नीडेड। अगर आपको लगता है कि एजुकेट करना है वुमेन को, तो आप पहले एजुकेशन पर फोकस कीजिए, उससे जुड़े हुए नियम और कानूनों पर फोकस कीजिए, बाकी की जो चीज़ें हैं वो अपने आप उसके साथ जुड़ जाती हैं। नाउ उसके बाद कुछ और भी ये इंपॉर्टेंट डाटा वगैरह शेयर करती हैं कि एक जो वेल्थ क्वांटाइल डाटा है उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर रूरल इंडिया की बात करते हैं, दैट द लोएस्ट क्वांटाइल विच इज़ द मोस्ट लाइकली टू मैरी ऑफ देयर गर्ल अर्ली। ऑब्वियसली सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और सोशो इकोनॉमिक नेसेसिटीज़ की वजह से भी रूरल एरिया में लड़कियों की, खास करके अगर ट्राइबल एरिया में देखते हैं और रूरल एरिया में देखते हैं, तो वहाँ पर लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है। और आप देखिए यहाँ पर डाटा आपको दिख रहा है, 45% शेड्यूल्ड ट्राइब्स में से जो लोग होते हैं वो अपनी लड़कियों की शादी जल्दी करते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, इशू कहाँ है, ट्राइबल एरिया में ज़्यादा इशू है। वहाँ पर चाहे तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वहाँ पर उनका कल्चरल इशू हो सकता है, उनका सोशल प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन प्रॉब्लम्स को खास करके जो ट्राइबल एरिया है उसमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। शेड्यूल कास्ट में हम अगर देखते हैं तो वहाँ भी 25.9% ऐसे लोग हैं जो जल्दी शादी करते हैं।
और उसके बाद जो अदर कैटेगरी है उसमें सिर्फ 9% लोग, यानी कि अगर जनरल कैटेगरी में बात करें या अपर कास्ट में बात करें तो वहाँ पर 9% ऐसे मात्र लोग हैं जो जो एज है उससे अर्ली एज में शादी करते हैं, क्योंकि वरना ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी से बाहर हैं। अब फिर से हम देखते हैं सर्वे का डाटा। में कहा गया है कि वुमेन एज्ड 15 to 49 by number of years schooling completed shows that the 42% of ST women, 33% of SC women have received no schooling। ध्यान दीजिए, अब बात कहाँ पर आ गई, हम लोग मैरिज से स्कूलिंग पर पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि जो डाटा है वो ये शो कर रहा है कि एसटीज में 42%, आप देखिए 45% लड़कियों की शादी जल्दी हो रही है ना, दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं हम कि 42% जो लड़कियां हैं वो स्कूल ही नहीं गई। एससी एसटी की कैटेगरी में अगर हम एससी में देखें तो 33% ऐसी लड़कियां हैं जो स्कूल नहीं गई। तो अराउंड फिगर जो है वो उसी के आसपास घूम रहा है कि अगर हम स्कूल भेज पाते, अगर हम बच्चों को पढ़ा पाते, अगर हम सोशियो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते, तो जो मैरिज एज है वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। तो ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, और इस तरह के कई सारे डाटा इनफैक्ट्स उन्होंने दिया है यहाँ पर। इसके बाद जो अभी टास्क फोर्स बनाया जा रहा है, नो डाउट ये एक वेलकम मूव है। ये भी राइटर कहती हैं कि जब हम चाइल्ड मोर्टालिटी की तरफ देखते हैं, चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं, मैटरनल मोर्टालिटी की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें जाहिर तौर पर रुकेंगी अगर हम एज ऑफ मैरिज को आगे एक्सटेंड करते हैं। और it states intent the legal raising of legal age of marriage strike in the discordant note with the past officials। एक और ये डाटा बताते हैं 2018 का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का डाटा है ये। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने क्या कहा है वो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। उन्होंने कहा है कि हायर एजुकेशन लेवल जो होता है, दैट लोअर लाइवलीहुड द वुमन बीइंग मैरिड early and strong recommended that right to education 2019 be amended to make it applicable to the age of 18 ईयर। यानी कि अगर आपको यहाँ पे ये देखा गया है कि अगर हम हायर एजुकेशन में लेके जाते हैं वुमेन को, तो उनकी शादी लेट से होती है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के थ्रू आप 18 ईयर तक एप्लीकेबल कर दीजिए। यानी कि अभी जो एक गैप है 14 से लेकर के 18 के बीच में, आप जब आपने कंपलसरी नहीं किया है एजुकेशन को, तो उस चीज़ को यहाँ पर, क्योंकि देखिए अब एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है, तरीका बदल चुका है, अब यहाँ पर ये बदलाव होना चाहिए। अब अगर चाहे सरकार तो यहाँ पर वुमेन को हेल्प कर सकती है, उनको कोई डिग्री डिप्लोमा का कोर्स करवा सकती है। इस तरीके से अगर फ्री एजुकेशन दे दिया जाए, लड़कियाँ कॉलेज पढ़ने को जा पाएँ और उनको एक्सेसिबिलिटी मिल पाए एजुकेशन की, तो जाहिर तौर पर वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहेंगी और उनकी फैमिली को अगर यहाँ पर सपोर्ट मिल जाए। जैसे कि कुछ राज्य सरकारों ने बहुत अच्छे काम किए होते हैं, जैसे आपको याद होगा बिहार में एक एक वो था, स्कीम था, सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारे स्कीम हैं जिसमें कि जो लड़कियां हैं अगर वो ग्रेजुएट होती हैं तो ग्रेजुएट होने पर उनको कहीं पर 50,000 रुपीज़ कैश प्राइज़ दिया जाता है, राइट। फिर जैसे वेस्ट बंगाल का एक स्कीम था कि 18 इयर्स के बाद अगर लड़कियों की शादी होती है तभी उनको एक स्कीम के थ्रू सरकार के द्वारा मदद किया जाएगा कुछ पैसे से। तो अगर इस तरीके की स्कीम्स हम लॉन्च करते हैं तो ऑन द अदर हैंड हम एजुकेशन बेस्ड भी ऐसे स्कीम्स को लॉन्च कर सकते हैं जिसमें कि लड़कियों की एक अच्छी पढ़ाई हो सके, और जब उनका एजुकेशन लेवल आगे जाएगा, बढ़ेगा, तो वो अपने आप इंडिपेंडेंट होगी और ये जो इशू है कहीं ना कहीं वो यहाँ से काउंटर भी होगा। मिनिमम एज फॉर गर्ल्स एज ऑल्सो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो पीसीएमए एक्ट भी आप याद रखिएगा, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जिसमें कि ये क्लियर कट है कि 18 ईयर गर्ल की एज और 21 ईयर बॉय की एज होगी, एंड दैट वुमन। और इसमें क्या, इसमें प्रॉपर एक इम्प्रिजनमेंट वगैरह भी है कि अगर 18 साल से पहले, 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी से कोई लड़का शादी करता है किसी 18 साल के कम उम्र की लड़की से, तो फिर इसमें इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान रखा गया है और इसका मिसयूज़ भी होता है, ये भी कहा जा रहा है। क्योंकि इसमें कौन सा एक्ट लगता है, पॉक्सो एक्ट लग जाता है 2012 का, जो बहुत सख्त सज़ा यहाँ पर देता है। और इसी में एज ऑफ कंसेंट भी लगता है, जिसको कि हालांकि अभी बढ़ा करके 16 से 18 कर दिया गया है। तो ये एक ऐसा कानून है जो बहुत ही सख्ती से लागू होता है, इसका कैसे गलत इस्तेमाल भी होता है। तो कई कई जगह पर जब कोई सेल्फ अरेंज मैरिज करना चाहता है, जैसे कोई अडॉलसेंट है जो खुद से बिना अपने परिवार के कहने पर, बिना उनके अप्रूवल के शादी करना चाहते हैं, तो ऐसे में जब खास करके जो इंटरकास्ट मैरिजेस होते हैं
तो उसमें फिर लड़के को बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है पॉक्सो वगैरह लगा करके। तो ये इसका लूप होल है और इसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। इंक्रीजिंग द लीगल एज ऑफ मैरिज 21 ईयर, वो क्या करेगा, वो ऐसे हर्डल्स को और बढ़ाएगा। तो जो यंग वुमेन हैं, क्योंकि देखिए सारे लोग इतने इंडिपेंडेंट नहीं हैं और सभी लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, तो ऐसे में जो जो यंग वुमेन है, यंग मैन है, उनकी भी चीज़ों को देख करके और उनको कैसे यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सकता है, साथ में जो सोशल नॉर्म्स हैं उसको देखते हुए, जो ट्राइबल की इश्यूज़ हैं उनको देखते हुए, ये सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 18th लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट है 2018 की, ये भी आपको याद रखना है। 18th लॉ कमीशन की रिपोर्ट किस चीज़ पर है? उन्होंने कहा है कि आस्क्ड फॉर द यूनिफॉर्मिटी इन द एज ऑफ द मैरिज एट 18 ईयर फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। कहते हैं कि आप इक्वल कर दीजिए मैन एंड वुमेन के मैरिज का एज, ठीक है। फिर वहीं पर जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी कहा था कि जो एज ऑफ कंसेंट है उसको लोअर कर देना चाहिए 16 साल से। एन एफर्ट टू एड्रेस चाइल्ड मैरिज इन इंडिया शुड बी कॉन्सनेंस विद द सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज, डिमांड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। ये बहुत अच्छी बातें कहते हैं कि अब यहाँ पे डिमांड आती है सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी को समझने की। जो चाइल्ड मैरिज है उसको हम रोक सकते हैं। तो रोकने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हम उनको कैसे पढ़ाई करवा सकते हैं, कैसे उनको एजुकेट कर सकते हैं, कैसे उनको वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पे अगर हम ज़्यादा फोकस करें तो इट विल बी गुड, और ये इन सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ एड्रेस करेगा। ये यहाँ पर इनका कहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल उन्होंने लिखा है कि जो अच्छे फैक्ट्स आपको लगे उसको आप ध्यान रखेंगे। अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, वेट एंड वॉच। यहाँ पर हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। पेपर 3 इकॉनमी में आ जाएगा ये। और जैसा कि आपको मालूम है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सामने एक के बाद एक चैलेंज आते जा रहे हैं। हाल ही में रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर गया, और उसके ऊपर जाने पर जो मॉनेटरी पॉलिसी के ईज़ करने का स्पेस होता है, यानी कि अच्छा आपको याद पता तो है मॉनेटरी पॉलिसी और ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या होता है कि जो जब मॉनेटरी पॉलिसी को ईज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई रेपो रेट को कम कर रही है। रेपो रेट को कम कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अब बैंकों के लिए जो लोन्स है उसको जब वो देंगे दूसरे लोगों को, तो वो कम इंटरेस्ट रेट पर देंगे। ये एक्सपेक्टेशन होता है क्योंकि बैंकों को आरबीआई से कम इंटरेस्ट रेट पर पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से लिक्विडिटी को, यानी कि पैसे के फ्लो को मार्केट में कैसे बढ़ाना है, इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी को ईज़ किया जाता है, आसान बनाया जाता है। यानी कि रेट्स वगैरह, अगर आपको ये कहा जाए कि हम आपको सिर्फ 2% इंटरेस्ट रेट पे 1 लाख रुपए देते हैं, आप इसको ले जाओ, अपना बिजनेस चलाओ, फिर आप जब इसको वापस करोगे तो उसमें जो भी समय तय हुआ है उस समय से आप मुझे 2% इंटरेस्ट रेट जोड़ करके देते जाना। लेकिन इसके पहले जब आपको इससे पहले जब लोन मिलता था तो आपसे 5% इंटरेस्ट रेट वसूला जाता था। तो जाहिर तौर पर जब आपको इंटरेस्ट रेट कम लगाया जाएगा तो आप चाहेंगे कि मैं ये पैसा लेकर के उसको इन्वेस्ट करूं, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके जो बिज़नेस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और फिर वो सेम पैसा घूम करके मार्केट में आएगा। तो ये पूरा कैलकुलेशन होता है, ऐसा सोचती है आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनाई गई है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास एक टारगेट होता है। वो टारगेट क्या होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का टारगेट होता है। और वो कितना इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है? 4 ± 2% का इनको इन्फ्लेशन रेंज में रखना है। यानी कि आप देखिए 2% से लेकर के 6% के रेंज से बाहर ये नहीं जा सकते। बट न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि जो अभी रिटेल इन्फ्लेशन है वो बहुत ऊपर चला गया है, और इसके ऊपर जाने की वजह से एक दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जीडीपी, रियल जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि ग्रोथ नहीं हो रहा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और ऐसे में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि और आरबीआई के पास ऑप्शंस नहीं है कि वो फर्दर इंटरेस्ट रेट को ईज़ करें या मॉनेटरी पॉलिसी को ईज़ करें, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है। और आगे अब और क्या क्या इश्यूज़ हैं, तो ये कहा जा रहा है कि जो प्रेजेंट मीटिंग अभी हुई है कुछ दिनों पहले, इसमें एक इन्होंने मैसेज दिया, बोर्ड का ये मैसेज था कि अभी आप, जो ब्रॉड मैसेज था वो ये था कि वेट एंड वॉच की कंडीशन में आप रहिए, आप देखिए क्या होता है आगे, सिचुएशन कैसे नॉर्मल होती है। अभी कुछ भी क्लियर कट असेसमेंट नहीं किया जा सकता। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ जो डाटा है वो क्या बताते हैं इन्फ्लेशन को लेकर के। एनएसओ ने क्या कहा था? द फर्स्ट मैनर इन विच इन्फ्लेशन वॉज एस्टिमेटेड बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, आपको याद होगा इसमें अब सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज कर दिया गया है। जो इन्फ्लेशन डाटा पहले निकालते थे
को मर्ज कर दिया गया है NSO में, और अब इन्फ्लेशन का डाटा NSO के द्वारा ही निकाला जाएगा। ये आप याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट पिटी का फैक्ट है यहाँ पर। ओके, तो NSO के बारे में अब इन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया, दैट्स कि अ पीरियड व्हेन इम्पोजिशन ऑफ द नेशनल लॉकडाउन मेड डाटा कलेक्शन डिफ़िकल्ट। तो इनके द्वारा ये बताया गया कि अभी जो डाटा का कलेक्शन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, एंड सम मेंबर हैव रिकॉर्डेड देयर स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस इन एक्सेप्टिंग दीज फिगर्स and have the recommendation observing these reading as a break in the data series। दूसरी प्रॉब्लम ये है दैट द अनसर्टनिटी जो है कोविड की और इसके इम्पैक्ट की वो लगातार बनी हुई है, और ये और फॉरवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही जा रही है कि इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट रिटेल डाटा शो कर रहे हैं इन्फ्लेशन का वो कितना है, 6.93% शो हो रहा है जुलाई में, 6.23% हो रहा है जून में। तो देखिए 6% से ऊपर जा रहा है, राइट। अब क्या मॉनेटरी पॉलिसी और आसान बनाएगी अपने रेट को? बिल्कुल नहीं करेगी, बिकॉज इनका जो इन्फ्लेशन का वो टारगेट था वो पार कर चुका है, इससे ज़्यादा ये अफोर्ड नहीं कर सकते। फाइन, देयर इज अ डिफरेंट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन प्रेशर दैट नीड टू बी वॉच्ड केयरफुली। अब कमेटी के जो मेंबर हैं उनको इन सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके बाद आगे कुछ समय के बाद ये चीज़ें बताएंगे कि क्या ये और ईज़ कर सकते हैं या नहीं, स्पेस और मिलता है या नहीं। केयरफुली वॉच करने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ कमेटी और ऑप्शंस लेती है क्या, पॉलिसी रेट को और आसान बनाती है क्या। और दूसरा एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो 2016 में बनाया गया था, ठीक है, और 2016 में इसमें 3 मेंबर RBI से हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट से हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ऐसे 4 लोग हैं यहाँ पे जिनका कि जो इनका 4 ईयर टर्म जो है वो एंड हो रहा है। 3 एक्सटर्नल मेंबर, जो 3 एक्सटर्नल मेंबर हैं यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इसमें अपॉइंटेड होते हैं MPC में, उनका टेन्योर अब ख़त्म हो रहा है, 4 साल पूरे होने वाले हैं। तो अब 3 नए लोग इसमें जुड़ेंगे इस पूरी पॉलिसी मीटिंग में, यानी अक्टूबर में जो पॉलिसी मीटिंग होगी इसमें 3 नए लोग आएंगे। तो उनके सामने जो ये शॉक फिगर समझ दिखेगा, उसके बाद किस तरीके से वो टारगेट करते हैं, क्या प्रॉपर एक रणनीति बनती है, क्या आपस में विचार बनते हैं, ये तब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। 48 नंबर से क्वेश्चन शुरू हो गया है। आप लोगों ने कल आंसर किया था 48 से पहले का, और उसका मैं आपको आंसर भी बताऊंगी। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, आपको मैच करना है काला पानी कहाँ पर है, लिपू लेक कहाँ है, नाथुला कहाँ है। ठीक है, अब इसमें अगर आप एलिमिनेशन प्रोसेस से जाएंगे तब भी आपका हो जाएगा, अगर आपको एक ऑप्शन आता है तब भी आप आंसर निकाल सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप आंसर कैसे भी इसका सही सही निकालें। हांगकांग को लेकर के दूसरा सवाल है आपसे, चूंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है अभी, तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। बॉबल क्या है, बॉबल से क्वेश्चन पूछा गया है। 51 नंबर क्वेश्चन है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। हमने कई सारे आर्टिकल को डिस्कस किया है नैन पर, तो इसको ज़रूर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 52 में ओपन स्काई ट्रीटी पर सवाल है, आपने आई होप सुना होगा ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में, तो आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसका आंसर आपको बताएंगे अगले दिन। अभी जो प्रीवियस डे के क्वेश्चन था उसका आंसर देख लीजिए। स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स के बारे में पूछा गया था आपसे, उमंग के बारे में आपसे पूछा गया था। ठीक है, ये सारे सवालों के आंसर हैं, इसको आप ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग। कल फिर मंडे को फिर से मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।